नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। जस्सा सिंह मार्ग से सद्भावना नगर की तरफ जाने वाले पावन धाम रोड का निर्माण कार्य अब जल्द शुरू हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी द्वारा करवाए जाने वाले इस निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार की तरफ से स्वीकृति जारी हो गई। अब टेंडर प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने प्रयासों से इस सड़क का निर्माण कार्य होने की संभावना है। विधायक के प्रयासों से ही इस सड़क के निर्माण के लिए स्वीकृति मिली है। सड़क में गड्ढे होने के कारण बारिश के दिनों में यहां पानी भर जाता है तथा लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा वाहन चालकों को भी परेशानी होती है। इस क्षतिग्रस्त सड़क के कारण अनेक वाहन भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं तथा लोगों को भी चोट आई है। लोगों की समस्या को ध्यान में रखकर विधायक राजकुमार गौड़ ने इस सड़क के निर्माण की घोषणा की। सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सीएन पवन यादव ने बताया कि विभाग द्वारा राज्य सरकार को विभिन्न कार्यों के लिए निर्माण के लिए करीब 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति के लिए भेजी थी, परंतु राज्य सरकार द्वारा 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राशि मिलते ही काम टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। एक्सीएन यादव ने बताया कि बजट मिलने के बाद एस्टीमेट बनाया जाएगा तथा सड़क कितनी चौड़ी बनानी है यह तय किया जाएगा। पावन धाम रोड बनने से जहां सड़क की चौड़ाई बढ़ जाएगी, साथ ही लोगों को आने जाने में समस्या नहीं होगी। इस मार्ग पर पैदल चलना भारी परेशानी भरा रहता है। बारिश का पानी के बाद यहां से पैदल निकलना मुश्किल है। जानकारी के अनुसार जस्सा सिंह मार्ग से सद्भावना नगर तक सिंगल रोड होने व क्षतिग्रस्त होने के कारण गड्ढे होने से सड़क का बुरा हाल है। इस बारे में क्षेत्र के लोगों ने भी जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया गया। अब राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्य के लिए राशि स्वीकृत करते ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पावन धाम रोड का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा संख्या 137 के अनुसरण में राशि रुपए 1000 करोड़ की लागत से नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर व 10 किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर के कार्य करवाए जाने हेतु विभाग के समसंख्यक आदेश संख्या 14,431 दिनांक 10 मार्च 2021 द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी से नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के अनुशंसा प्रस्ताव बजट घोषणा राशि 1000 करोड़ रुपए से अधिक राशि से प्राप्त पर राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार परिषद या पालिकाओं को नियम अनुसार राशि आवंटन करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य के 34 नगर परिषद को 6-6 करोड़ रुपए व 169 नगर पालिकाओं को 4-4 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट घोषणा अंतर्गत संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी से प्राप्त अनुमोदित प्रस्तावों की सूची के कार्यों में से प्राथमिकता अनुसार प्रस्तावित आवंटन राशि तक के कार्यों को संबंधित जनप्रतिनिधियों से अंतिम रूप देने हेतु कमेटी का गठन किया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी कर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जल्द निर्माण कार्यों को शुरू किया जाएगा, जिसमें पावन धाम रोड भी शामिल है। राजस्थान में हो रही भारी बारिश से प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कोटा संभाग के चारों जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य सरकार इसे लेकर सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासन को राहत और बचाव कार्यों के संबंध में निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें मदद पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। जरूरत पड़ी तो सेना की मदद भी ली जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर सेना से संपर्क भी किया गया है। भारी बारिश के कारण राज्य में जनधन का भी काफी नुकसान हुआ है। कोटा संभाग में कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिलों के कुछ इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राजस्थान के कई इलाकों में पिछले 3-4 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि हड़ौती क्षेत्र में करीब 200 गांवों में पानी का भराव हो गया है। गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। वहीं धौलपुर और भरतपुर जिलों में भी स्थितियां विकट है। सीएम गहलोत ने कहा कि धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भरतपुर में भी अधिक बारिश के कारण कुछ इलाकों में बाढ़ के हालात बन सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भरतपुर और धौलपुर में भी प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते और भी कुछ जिलों में स्थितियां बिगड़ने की संभावना है। हालात को देखते हुए राज्य सरकार सतर्क है। प्रशासन को सभी जरूरी सावधानियां बरतने और तैयारियां रखने को कहा गया है। मुख्यमंत्री खुद भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों से लगातार स्थितियों की जानकारी ले रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने आम लोगों से अपील भी की है कि वे सावधानी बरतें और परेशानी होने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करें। उल्लेखनीय है कि बारिश जनित हादसों के कारण करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान के 12 जिलों के जिला परिषद एवं पंचायत समितियों चुनावों पर ग्रहण लग गया है।
इनके पुनर्गठन का काम भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन फिर भी इन चुनावों पर बार बार संशय के बादल छा जाते हैं। अब एक बार फिर ये चुनाव मंझधार में फंसते दिखाई दे रहे हैं। इनमें से 3 जिलों के 5 पंचायतों में चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की रोक के बाद आयोग का सभी 12 जिलों में चुनाव कराने की योजना फिर से खटाई में पड़ गई है। अब 13 अगस्त को आयोग कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। उसके बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव हो पाएगा। बता दें कि चुनाव वाले 12 जिलों में से कोटा की खेड़ली तमरान, किशोरपुरा करौली की गेठड़ा और बारां की बारला तथा मेरमा चाक ग्राम पंचायत के पुनर्गठन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इन 12 जिलों के पंचायत राज चुनाव करीब 1.5 साल से लंबित चल रहे हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में आई कमी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज चुनाव से शेष रहे 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन पंचायतों के पुनर्गठन में रही खामियों की वजह से यह अड़चन आई है। हाईकोर्ट के नोटिस को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि इससे चुनाव पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। 13 अगस्त को होने वाली सुनवाई में आयोग अपना पक्ष रखने के साथ कोर्ट से चुनाव कराने की अनुमति भी ले लेगा। हालांकि आगे की प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगी। हाईकोर्ट आयोग और पंचायती राज विभाग की दलील से सहमत हो जाता है तो 3 जिलों की 5 पंचायतों के चुनाव पर लगी रोक हट सकती है। इसके साथ ही आयोग 15 अगस्त के बाद चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है। माना जा रहा है कि पहले चरण में आयोग 7 जिलों में चुनाव करा सकता है। इसके लिए उन जिलों के कलेक्टर से आयोग ने चर्चा कर ली है। कलेक्टर्स को आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग शुरुआत में भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, सिरोही और श्रीगंगानगर जिलों में चुनाव कराने के लिए तैयार है। यहां पर ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन का 69 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में तुर्की की बुसेनाज सुरमेनेली से मुकाबला हुआ। सुरमेनेली के नाम पहले से 2 इंटरनेशनल गोल्ड हैं। वहीं लवलीना भी 2 इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। इन दोनों महिला मुक्केबाजों का मुकाबला पहली बार हुआ। वहीं सेमीफाइनल मुकाबले में लवलीना बोरगोहेन वर्ल्ड चैंपियन तुर्की की बुसेनाज सुरमेनेली के खिलाफ हार गई है। लवलीना को 0-5 से शिकस्त मिली। इस हार के साथ लवलीना के अभियान का अंत हो गया है। अब उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना होगा। सेमीफाइनल मुकाबले के पहले राउंड में लवलीना ने विश्व चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता बुसेनाज को पहले राउंड में अपने प्रहारों से खूब चकाया। हालांकि जजों ने पहले राउंड में बुसेनाज के प्रहारों को ज़्यादा प्रभावी माना और 5-0 से उनके पक्ष में फैसला दिया। पहले राउंड में 5 जजों ने बुसेनाज सुरमेनेली को 10-10 अंक दिए, जबकि लवलीना बोरगोहेन को 9-9 अंक मिले। वहीं सेमीफाइनल मुकाबले के दूसरे राउंड में तुर्की की विश्व नंबर 1 मुक्केबाज बुसेनाज सुरमेनेली भारतीय मुक्केबाज लवलीना पर भारी रही। दूसरे राउंड के अंत में रेफरी की खेल रोकने के सीटी बजने के बाद भी प्रहार करने के लिए लवलीना पर 1 अंक की वार्निंग अंक की पेनल्टी भी लगाई गई। दूसरे राउंड में लवलीना को 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। जजों ने बुसेनाज सुरमेनेली को 10-10 अंक दिए और लवलीना को 9-9 अंक मिले। कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सियासी मुलाकात कई अहम सवाल छोड़ गई है। राजनीतिक गलियारों में राजनेता इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं, लेकिन ये तय है कि शिव कुमार की यह यात्रा सिर्फ निजी यात्रा ही नहीं थी। वे इस मुलाकात को लेकर जो भी बातचीत हुई है उसकी रिपोर्ट वे आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सौंपेंगे। इसके बाद राजस्थान की राजनीति को लेकर फैसले हो सकते हैं। ये भी तय है कि जो भी फैसला होगा उसमें सीएम गहलोत की बड़ी भूमिका रहेगी। कांग्रेस हाईकमान गहलोत के फॉर्मूले को ज्यादा वरीयता देगा। गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सर्वाधिक विश्वास पात्र नेताओं में हैं और G23 जैसे गुट की हवा गहलोत ने ही निकाली थी। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आलाकमान सहमति का फॉर्मूला बनाना चाहता है और इसी को लेकर एक के बाद एक नेता दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं। पहले वेणुगोपाल और अजय माकन आए थे। दोनों नेताओं ने 2 बार सीएम गहलोत से मुलाकात कर सहमति बनाने की कोशिशें की थी। इसके बाद माकन फिर आए और 3 दिन तक विधायकों और अन्य नेताओं से मिले। सीएम गहलोत से मिलकर उनसे चर्चा की। रविवार की रात को हरियाणा की पीसीसी अध्यक्ष कुमारी शैलजा जयपुर आई और अब कल डीके शिव कुमार आए और गहलोत से मंथन किया। गांधी परिवार के नजदीक माने जाने वाले शिव कुमार की गहलोत से पुरानी दोस्ती है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद सीएम गहलोत कर्नाटक गए थे और वहां पर कांग्रेस और जनता दल देवगौड़ा के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
सूत्रों के अनुसार गहलोत बड़ी संख्या में मंत्रियों को हटाने के पक्ष में नहीं लग रहे, वे बचे हुए स्थानों को भरने के पक्ष में हैं, यानी वे विस्तार चाहते हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन बड़े फेरबदल की पैरवी कर रहे हैं ताकि नए सिरे से मंत्री बनाए जा सकें और उन्हें विभाग दिए जा सके। अजय माकन तो मीडिया के सामने भी कह चुके हैं कि पुनर्गठन किया जाएगा। इससे पहले रविवार को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। वे रात को जयपुर आई थी और मुलाकात के बाद सोमवार सुबह दिल्ली लौट गई थी। धन्यवाद।